महिला आयोग में भी कागज आता है, एप्लीकेशन जाती है और उसमें आख्या लग जाती है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लिस्ट ला के रख दूंगी, मेरे पास ऐसी बहुत सी पीड़िताएं हैं। महिला आयोग की मैम आई, एप्लीकेशन दिया और रिपोर्ट लग गई, फला फला करके आख्या लग गई, और वो पीड़िताएं आज भी दर दर भटक रही हैं। समाज में कोई भी ऐसा कार्य जो हम छुप के करते हैं, वो हमें सबसे पहले पता चलता कि ये गलत है, तभी हम छुप के करते हैं। तो हमें तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले पता चल जाता कि हम गलत कर रहे हैं। चाहे ज्योति का जाति बंधन, मोह बंधन, प्रेम बंधन, कोई बंधन बांध नहीं सकता। खुले पंछी हैं, कहीं भी उड़ के जाके बैठ जाते हैं। इनका कोई जमीर नहीं होता। जिसका जमीर नहीं है ना, जैसे जानवर पशु होता है ना, उनको ये पता नहीं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये कौन है, नहीं, उनको बस एक ही चीज पता है, गंदगी, और वो गंदगी ही चुन लेते हैं। तो मैं इनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इनको जैसे रहना हो रहे हैं। मैं समाज को सुधारने में बच्चों को शिक्षा कहते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे गुरु शिक्षा देंगे तो शिक्षा सर्वोपरि कैसे होगी जो खुद नाजायज रिश्ते में है, नाजायज बच्चे पालती हैं और खुद दो दो तीन तीन बच्चों को बर्बाद कर चुकी हैं, वो किसी और बच्चे को अच्छा भविष्य कैसे दे सकती हैं। शरद कुमार पांडे, सिराथू कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। 2005 में मेरी शादी हुई थी। क्या आपके साथ घटना घटित हुई है? जी, 2005 में मेरी शादी हुई थी अनुपमा पाठक के साथ, लखनऊ में। लखनऊ में इन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले हैं दरोगा अजीत सिंह, आज की डेट में वर्तमान में पुलिस चौकी टेवा के प्रभारी हैं कौशाम्बी में। हुआ यूँ था कि शादी के बाद जीवन अच्छा चल रहा था। 2007 में एक लड़का हुआ, आपकी 2010 शादी कब हुई थी ये बता दें? 2005 में। 2005 में। जी, उसके बाद क्या हुआ? 2007 में एक लड़का हुआ, 2010 में एक लड़की हुई। जी। 2011 में चूंकि मैं सेना में कार्यरत था, मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई, मैं चला गया। पत्नी को इस बीच में 2010 जुलाई में नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसको यहीं रहना पड़ा, मगर मेरे माँ बाप भी साथ में रहते थे। मगर धीरे धीरे अजीत सिंह 2012-13 में अपनी दरोगा की ट्रेनिंग मृतक आशिक में उसको मिली नौकरी, तो वो दरोगा की ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग हमारे ही मोहल्ले में हो गई। फिर से इनमें फ़ोन में आपस में बातचीत होने लगी, जैसा कि मुझे अब विदित हुआ है। ये लखनऊ जब भी जाती थी हमारी पत्नी, दरोगा अजीत सिंह की बहन नीतू से बता के जाए कि नीतू मेरी सहेली, मैं उससे मिलने जाऊँ, पर दरअसल यह अजीत सिंह से मिलने जाती थी। उसके घर में कोई बड़ा है नहीं, उसके माँ बाप आज जीवित नहीं हैं और उसके घर में कोई बड़ा नहीं, अजीत सिंह ही है और उसकी बहन है, और दोनों को ही आपसी संबंधी थी कि हाँ अनुपमा से तुम्हारी शादी हो जाती तो क्या अच्छा जो है। ये अजीत सिंह दरोगा हैं, ये आपके किसी रिलेशन में आते हैं या फिर उनकी जो आपकी धर्म पत्नी थी उनसे ही संबंध था? दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, गोमती नगर में, लखनऊ में। जी। और कथित तौर पे बताया गया कि अजीत सिंह की बहन नीतू सिंह हमारी पत्नी की जो है सहेली है, और इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। अब 2011 में मेरे जाने के बाद 2012-13 में दरोगा अजीत सिंह ने अपने दरोगा की ट्रेनिंग की। इस बीच इनके फ़ोन से संपर्क स्थापित रहे, फ़ोन पे बातचीत चलती रही, लखनऊ में छुप छुप के मिलते रहे। धीरे धीरे जब इन्होंने देख लिया कि मेरे परिवार में कोई निगरानी करने वाला नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि अब ये शहर में, दूर दूर शहरों में पहले घूमते रहे, फिर उसके बाद शहर के अंदर घूमते रहे और एक दूसरे के साथ मौज मस्ती से रहने लगे। 2013 के बाद 2014 गुजरा, 14 में अब अजीत सिंह को ये लगा कि हम लोग रात में भी एक साथ रह सकते हैं, तो इसने इसको बरगलाया और बरगलाने के बाद दोनों बच्चों को लेकर के जहां अजीत सिंह रहता था उसी के बगल में किराए का मकान दिला दिया और अब इनके साथ आराम से रह रहा था। कोई इनके बीच में रहने वाला नहीं है, दिन रात जब भी उसके पास टाइम रहता था साथ में रहते थे। इसी बीच मेरी पत्नी गर्भवती हुई। 2015 में मेरी पत्नी के फ़ोन से मुझे कुछ ऐसा सुराग मिल गया कि मैं जान गया इनके बीच में अवैध संबंध है और ये प्रेग्नेंट भी हैं। मुझे शक हो गया ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने जो है बच्ची के पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट कराया, कंफर्म हो गया मैं उस बच्चे का पिता नहीं हूँ। फिर मैंने पत्नी से बात की, समझाया, बताया ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो मान गई, मगर 1-2 महीने के बाद असली रंग दिखा दिया और वही जैसे पहले इनकी कार्रवाई चलती थी, अजीत सिंह के साथ पूरा शहर घूमना, उस छोटे नवजात बच्चे को लेकर के रात बिरात घूमना, घर ही ना आना, लखनऊ चले जाना, अजीत सिंह के घर में रहना, क्योंकि वहाँ रोकने टोकने वाला वहाँ भी कोई नहीं है। ये सब कुछ चलता रहा और मेरे दोनों छोटे बच्चे घर में अकेले। मैं अपनी नौकरी छोड़ करके, एब्सेंट होकर के इन बच्चों को पाल रहा था। फिर ये मुझे लगने लगा। तो आपको यह कब जानकारी हुई कि हमारी पत्नी किसी अन्य मर्द के साथ ये रह रही हैं या समय व्यतीत कर रही हैं? यह आपको कब जानकारी हुई? 2015 में अपनी पत्नी के फ़ोन को जब मैं ट्रेस किया,
देखा मैंने तो उसमें कुछ मुझे मैसेजेस मिल गए थे, तो मुझे शक हो गया था। फिर मैं अजीत सिंह के क्वार्टर में जाकर के, जहाँ कमरा लेके रह रहा था, मैंने उसके मोबाइल में जब चेक किया तो सारे चैट से मुझे क्लियर हो गया कि इनके बीच में अवैध संबंध है। अब इसके बाद मैंने अपनी नौकरी से शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली सेना से और उसके सरकारी बैंक में नौकरी की। 2016 से मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगा। इस बीच में मैंने ये पाया कि 2015 और 16 में ही अजीत सिंह को पता था कि मेरी पत्नी के नाम पे अच्छी खासी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और नौकरी वो कर ही रही है, तो उसको और क्या चाहिए। 2 संपत्तियां मेरी बिकवा दिया उसी बीच में। मेरी पत्नी को अपने जो है वश में करके, अपने जो है वश में करने के बाद बिकवा दिया। और अब ये लोग एकदम 2016 के बाद से खुलेआम पूरे शहर में रह रहे हैं और जहाँ जाते हैं बताते हैं हम पति पत्नी हैं। तो जो आपकी पत्नी है, आप सेना में थे, तो आपके सेना में होने के बाद आपकी पत्नी जो शिक्षिका हुई हैं, वो सर्विस में आई हैं या फिर उसके पहले से आपकी पत्नी जो है वो सर्विस में थी? जब मेरी शादी हुई है तब ये एमए कर रही थी, इन्होंने बीएड का फॉर्म भरा था। शादी हो जाने के बाद बीएड कराने के लिए मैंने और मेरे पिताजी ने सारा खर्चा दिया है। तो शादी होने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि हमारी पत्नी इससे पहले किसी से बात कर रही, या फिर शादी के कई वर्ष व्यतीत होने के बाद आपको ये लगा कि हमारी पत्नी किसी अन्य से संबंध बना रही है? चूँकि ये मेरा जो रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी, लखनऊ में हुई थी और ये एकदम अनजान परिवार था हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा कुछ इस औरत के बारे में जानकारी जुटा पाना मुश्किल था। मगर हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी रही, भरोसेमंद रही, विश्वास था, लग रहा था जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। 2 बच्चे फूल से हुए, उनका भी ख्याल रखती थी, मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखती थी, मेरे माँ बाप अनुपमा का ख्याल रखते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये अजीत सिंह की काली छाया पड़ी और मेरा पूरा घर चकनाचूर हो गया, बर्बाद हो गए। हम अपने मुंह छुपाते फिर रहे थे शर्म से, पूरा खानदान हमारा जान गया कि ये क्या क्या हो गया, पूरा गांव हमारा जान गया, मोहल्ले में जहां हम रहते हैं एक एक आदमी जानता है। ये हालत हो गई हमारी, और हमारे बच्चे भी शर्मसार हैं, बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते, घर में बैठे रहते थे, बंद कमरे में रहते थे, गुमसुम रहते थे। जब ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गई, मैंने बड़ी मुश्किलात ली, अपने परिवार के साथ मिलके नौकरी करते हुए इन बच्चों का पालन पोषण किया और इतनी दूर तक उन्हें लेके आया। तो दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी देश की सेवा करने के लिए सरहद पर 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज आलम यह है कि इनके घर में जो आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए यह दर दर की ठोकरें, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्हें किस तरह से न्याय मिलेगा? इनको अपने पिता के स्थान पे मृतक आश्रित में नौकरी मिली है, मेरी पत्नी को बेसिक शिक्षा में नौकरी मिली है मेरिट के आधार पे। दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों अच्छे पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लोक सेवक हैं। ऐसा आचरण शोभनीय नहीं है, चरित्र नियमावली के खिलाफ है। तो चरित्र नियमावली के तहत या और भी कोई विधिक कार्रवाई शासन को करना चाहिए इनके विरुद्ध, इसलिए भी करना चाहिए, नहीं तो ऐसे केस आए दिन हमेशा रहेंगे और हमारा समाज भी गर्त में जाएगा और जो परिवार बिखरेंगे वो परिवार तो बर्बाद हो ही जाते हैं, मगर समाज भी आगे चल के क्या आईना लेके दिखाएंगे। ये टीचर होकर के इस तरह की हरकतें करेंगी, बच्चों को क्या सिखाएंगी? क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा ऐसी टीचर से पढ़ने के लिए? भले वो सरकारी स्कूल क्यों ना हो, फ्री में खाना मिले, सब कुछ सुविधाएं मिले, माँ बाप भेजेंगे नहीं। क्यों भेजेंगे? वो टीचर क्या सिखाएगा? ये दरोगा जिसको रक्षा करनी चाहिए तो भक्षक बन गया, किसी के घर में घुस के झूठ बोल के घुस गया, मुझे बताएगा तो ये मुंह बोला भाई है। ऐसे मुंह बोले भाई होते हैं जो अवैध संतान भी पैदा कर लिया 2015 में, परिवार तो बर्बाद मेरा कर ही दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ शासन की तरफ से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि शासन इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई करे और इनको दंड दे। लोगों की सेवा के लिए, समाज सुधारक के लिए पुलिस विभाग को बनाया गया है। लेकिन जब पुलिस विभाग में पुलिसिया विभाग इस तरह की कार्य कर रही है, तो किससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि हमारे समाज को कौन सुधारेगा? शासन में कई तरह के सोपान हैं, कई पंक्तियों में है। ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे के सोपान में कोई कार्रवाई ना हो तो ऊपर भी नहीं होगी। न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा, भले ही थोड़ा देर से मिलेगा जरूर। मगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें समाज को अच्छा रखना है, परिवार सुरक्षित होगा तो समाज सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा तो प्रदेश सुरक्षित होगा और फिर देश सुरक्षित होगा। मैं तो देश की सेवा कर रहा था और मेरा ही परिवार बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कौन बर्बाद करने वाला कौन है? जो समाज की सुरक्षा अपने हाथ में लेता है। अगर किसी के घर में कोई घटना घटती है, वो कहाँ जाएगा बताने? पुलिस चौकी बताएगा, पुलिस थाने पर। क्या हमारी महिलाएं, क्या हमारी बहनें वो थाने में जाएंगी, पुलिस चौकी में जाएंगी रिपोर्ट लिखाने? ऐसी जगहों पे जहाँ ऐसे थानेदार बैठे हैं।
ऐसे चौकी इंचार्ज बैठे हैं जो उन्हीं की इज्जत पे हाथ डाल देंगे। कौन भेजेगा अपनी बहनों को? कहाँ वो सुरक्षित है? ये सोचना मेरा काम नहीं है, हम सबका काम है, समाज का काम देखना है। शासन को भी ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के हाथ में किसी भी तरह की राजकीय सत्ता का कोई भी एक अंग इनके साथ जुड़ा ना हो, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हो, चाहे वो प्राथमिक जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। दर्शकों, आपने उस व्यक्ति की पीड़ा को देख रहे हैं जो 24 घंटे अपनी देश की सेवा के लिए सीमा पे हमेशा तैनात रहता था, लेकिन आज उसके साथ पुलिसिया विभाग के जो एक कर्मचारी है वह इनकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और इनकी पत्नी के साथ कहीं अन्य जगहों पर लेकर जाकर शिफ्ट हो जाता है। तब से यह लगातार पुलिस विभाग से लेकर न्यायालय की ओर भी ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें किसी तरह की न्याय की कहीं भी उम्मीद नहीं जग रही है। तो आइए हम इनसे और भी बात करते हैं कि इनके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें कभी क्या भी अपनी माँ को लेकर कभी कुछ चर्चाएं करते हैं बच्चे? जी बिल्कुल, करते हैं। बच्चे छोटे थे तो उनको ये सब बात समझ में नहीं आती थी, मगर अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं। अब ये बात है कि अगर माँ शब्द का मतलब अगर कहीं टीवी में देख लें या कहीं उसके बारे में कुछ सुन लें तो एकदम सन्न हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उनको पता है कि उनकी माँ ने गलत किया है, उनको कोई प्यार नहीं है, माँ को बच्चों से कोई प्यार नहीं है। अगर होता तो पिछले 3.5 साल में कितनी बार मिली है? 4 बार। क्या मैंने रोक लगा रखी है? ये तो बच्चे स्वयं बता देंगे। मैंने कोई रोक नहीं लगाई, मैंने बात करने से कोई रोक नहीं लगाई। बच्चों ने आजकल तो बात करना ही छोड़ दिया, ये सोच के कि जब उनको हमसे प्यार नहीं है तो क्यों हम फालतू में उनके गले पड़े रहें। उनकी जो बिटिया उनके पास रह रही है वही रहे, खुश रहें, जिसके साथ रहती हो रहे। मेरे पिता है, कितने वर्ष से आपसे दूर अभी रह रही हैं? वो 2016 से लगातार रह रही, क्योंकि मैंने ही उनसे निवेदन किया भैया आप अलग रहिए, क्योंकि इन दोनों को बात करते हुए मैंने सुन लिया था। मुझे पुलिस केस में कोई फंसाने का षड्यंत्र कर रहे थे, दो के दोनों। आपने यह बताया कि लगभग 2016 से हमसे दूर रह रही हैं। इस दौरान उन्होंने बीच-बीच में 4 बार आपके यहाँ आ भी चुकी हैं। तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे अगर वो खुदा न खास्ता आती हैं? नहीं, ऐसा कोई अब मामला होना नहीं चाहिए। किसी भी कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। यहाँ सुबह भी नहीं हुई, रात भी नहीं हुई, कई साल गुजर गए हैं। तो अब इसको हम सुबह का भूला नहीं कह सकते। आप अपनी जगह ठीक से रहें, हम अपनी जगह ठीक से रहें। अब हमारी सामाजिक मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल चुकी है। हम दुनिया के सामने नंगे कर दिए गए बेवजह, बिना किसी गलती के। और दोबारा उसी कीचड़ को अपने घर में रखे कमल खिलाने की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मैं तो इस संबंध को कीचड़ ही कहूंगा ना। जहाँ पे आप अवैध संबंध बना के बच्चे को जन्म दिए हैं, उस बच्चे का आज मैं ही पिता हूँ। उसके पिता में हर जगह मेरा ही नाम लिखा है। क्या आप लोगों में इतना दम नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि आप अपने बच्चे को अपना नाम तक दे सके? अपना नाम दीजिए और बताइए समाज को ये मेरा बच्चा है। क्यों नहीं बताते हैं? बताइए। इनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। इन अपने सीने में जो दर्द लेकर चल रहे हैं, अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन का चलाना इतना आसान नहीं है। अभी आपकी उम्र क्या होगी? 44 साल। 44 साल इनकी उम्र है और इनकी पत्नी इन्हें कहीं न कहीं इन्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई हैं। लेकिन वो आशिक क्या उन्हें किस तरह से अभी रख रहा है, अपने साथ रख रहा है या फिर कहीं घर से बाहर रखता है? 2016 के बाद किराए के मकान में अनुपमा जहाँ भी रह रही हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि हम लोग पति पत्नी हैं, इंटरकास्ट शादी की, हमारा एक बच्चा है। क्या वो शादी कर ली हैं? मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि शादी नहीं किए हैं, क्योंकि जब तलाक ही दोनों का नहीं हुआ था तो शादी कैसे होगी? पहली बात। और खैर ऐसे लोगों को शादी के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं होती है, बड़े खुले विचार के होते हैं। ये सेक्स पार्टनर इनको समझ में आता है। ये लोगों को किसी भी तरह का जाति बंधन, मोह बंधन, प्रेम बंधन, कोई बंधन बांध नहीं सकता। खुले पंछी हैं, कहीं भी उड़ के जाके बैठ जाते हैं। इनका कोई जमीर नहीं होता। जिसका जमीर नहीं है ना, जैसे जानवर पशु होता है ना, उनको ये पता नहीं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये कौन है, नहीं, उनको बस एक ही चीज पता है, गंदगी, और वो गंदगी ही चुन लेते हैं। तो मैं इनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इनको जैसे रहना हो रहे, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। जो इन्होंने गलत किया सामाजिक पद पे रहते हुए, उसके लिए शासन से गुहार है। प्लस जो एक जमीन पे अजीत सिंह की आज भी मेरी नजर है, मेरी जमीन है कालिंदीपुरम में, जिसपे अजीत सिंह की नजर है और जिससे इन्होंने अनुपमा को उकसाया। अनुपमा भी 8 साल से चुप बैठी थी, अब उसको उकसाया कि इसको जल्दी से बेचो, हम अपना घर बना के अपने घर में रहेंगे। और वो पूरे ताबड़तोड़ सारी साम दाम दंड भेंट लगा के कोशिश कर रही बेचने की। पूरा बैकअप अजीत सिंह का है, पूरा बैकअप अजीत सिंह का है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसकी वजह से आज मैं सामने आया
कि मैं शासन से भी गुहार लगाऊंगा, न्याय की भी लिए मांग करूंगा, कोर्ट कचहरी भी दौड़ूंगा, मगर सारे चैनल में मैं अपने जाके घंटी दरवाजा खटखटाऊंगा कि मुझे न्याय मिले, मेरे और मेरे बच्चों की जान माल की सुरक्षा की जाए। मेरी जान खतरे में है। ये दरोगा है, मुझे कैसे भी फंसा सकते हैं, कैसे भी मरवा सकते हैं। इनके पास बहुत पावर है, बहुत लिंक्स है, कोई भरोसा नहीं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार अजीत सिंह और अनुपमा पाठक है, और कोई नहीं है। जो आपके धर्म पत्नी है और जो आपके पत्नी के जो आशिक है, दोनों अभी भी प्रेजेंट टाइम में वो नौकरी में नियुक्त हैं। तो आप किस तरह से उन पे कार्रवाई चाहते हैं कि वो दरोगा हैं तो समाज की किस तरह से, जब दूसरी की पत्नियों को भी अपने साथ रख रहे हैं, तो किस तरह से वो समाज की सेवा कर रहे होंगे? क्या समाज की सेवा कुछ ऐसी बात हो कि जिसके पास धन दौलत होगा, थोड़ा सुंदर होगी, कमाने वाली होगी, उसको अपनी पत्नी बना के रख लेंगे फिर तो से। ऐसे व्यक्ति को क्या आप नौकरी पे रखना चाहिए या फिर उसे टर्मिनेट कर देना देखिए, ये चाहिए? शासन का जो है पार्ट है। शासन में बहुत उच्च अधिकारी हैं, सबके पास विवेक है, सबके पास एक्सपीरियंस है। अब उन्हें ये समझना चाहिए कि क्या उनके चरित्र नियमावली से लेकर के जितने भी नियम कानून पुलिस में, बेसिक शिक्षा में, उत्तर प्रदेश शासन में बनाए गए हैं, अगर ये उपयुक्त है ऐसा आचरण, तो ठीक है, फिर उनकी मर्जी है। और अगर ये उपयुक्त नहीं है तो दंडात्मक कार्रवाई तुरंत करें। अदरवाइज फिर कोई केस आप 2 दिन बाद फिर देखेंगे ऐसा। आए दिन रोज ये नए केस खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? लोगों की हिम्मत बढ़ रही है कि शासन तो गूंगा बहरा बहरा बैठा है, शासन को कोई लेना देना नहीं, हम अपनी नौकरी बजा दिए, बस बहुत है। मगर चरित्रहीनता गिरती जा रही है। अगर इस पे ध्यान नहीं जाएगा तो ये लोग हमारे समाज की क्या मदद करेंगे? ऐसे लोग। तो दोस्तों, ये प्रयागराज में ये उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना नहीं। जब से प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी और उसके आशिक की कहानी जब से यह फैली हुई है, तब से यह लगातार यह तीसरा मामला प्रकाश में आया है, जो अपनी पतियों को छोड़कर पत्नियां दूसरे गैर मर्द के साथ संबंध बना रही हैं। तो आइए, हमारे साथ एक बहन जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो ज्योति मौर्य की जो निर्णय था वो कि जिम्मेदार ओहदे पर रहकर इस तरह का निर्णय लेती हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाती हैं, जबकि उनके एक बच्चे भी थे, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ये समाज पर पड़ रहा है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। पहले अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अंजना मिश्रा है और मैम, ये मैं बताइए कि प्रयागराज में जिस तरह घटना हुई, एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने आशिक के साथ संबंध बनाए, उसके बाद अपने पति को छोड़कर आशिक के साथ रहने लगे, क्या उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो तमाम प्रकार की समाज में फैल रही कुरीतियों को, उसे किस तरह से देखती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि समाज में कोई भी ऐसा कार्य जो हम छुप के करते हैं, वो हमें सबसे पहले पता चलता है कि ये गलत है, तभी हम छुप के करते हैं। तो हमें तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। चाहे ज्योति मौर्य का हो, चाहे अनुपमा पाठक का हो, या अन्य किसी का भी हो। और दूसरी बात, आजकल जो नेट पे चल रहा है, कोई पुरुष ज़्यादातर महिला पर या महिला पुरुष पे कर रही, तो हमें उस पर ध्यान ना दे के ये ध्यान देना चाहिए कि गलत कौन है। हमारे पुरुष भाई भी कहीं ना कहीं गलत है, महिला भी। अगर ज्योति मौर्य का ही आप बोल रहे हैं, ज्योति मौर्य गलत थी तो किसके साथ? एक पुरुष ही तो थे। ज्योति मौर्य का नाम आया तो उनका मनीष दुबे का भी तो आना चाहिए। दोनों ने ही एक गलती की है, तो सिर्फ एक का नाम उछालना ठीक नहीं है। यहाँ गलत कौन है उसका ध्यान देना चाहिए। और समाज में तो ये बहुत बड़ी गंदगी है, इससे से और सारे केस आ रहे हैं। और अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है तो और लड़कियां गलत रास्ते पे जा रही हैं। आप एक महिला हैं और तमाम प्रकार की इस तरह की रोज खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो आप उसे किस नज़र से देखते हैं? क्या इस तरह की घटनाओं पर सरकार की ओर से कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई अलग से कानून व्यवस्थित करनी चाहिए? किस तरह से देखते हैं? जी, अभी हमारे कौशाम्बी में कुछ दिन पहले कौशाम्बी थाना अंतर्गत एक नवजात बच्ची मिली थी, बालिका मिली थी। उसके बाद 2-1 दिन बाद फिर सुनने में आया कि एक बच्ची फिर मिली है। तो ये क्यों होता है? जब हमारे द्वारा समाज में कहा जाता है ना कि महिला और पुरुष बालिग होने के बाद स्वतंत्र हैं, वो रह सकते हैं किसी के भी साथ, ठीक है? तो वो जब किसी के साथ रहेंगे तो बच्चे पैदा होंगे, और समाज में नाजायज़ बच्चे को कौन रख रहा है? तो वो उसको झाड़ी में या कहीं फेंकेंगे। तो वो रिश्ता ही गलत है जिससे नाजायज़ बच्चे उत्पन्न हो, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। वो रिश्ता मुझे नहीं लगता है कि वो सही हो सकता है, कहीं भी। तो इस प्रकरण को लेकर सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और जो तमाम प्रकार की समाज में फैल रही गंदगी को, इस पर लगाम लगाना चाहिए।
जी बिल्कुल, मेरा तो समाज से निवेदन है, प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि ऐसे कानून ना बनाए जाएँ जिससे सामाजिक में कुरीतियाँ फैले, समाज की लड़कियाँ गलत दिशा में जाएँ। आजकल ज़्यादा से ज़्यादातर लड़कियाँ जो भागती हैं या कोई भी केसेस आते हैं, वो सीधा कह देती हैं कि हम बालिग हैं। तो ऐसा कानून हो जो बालिग होने पर भी गलत करने पे सख्त कार्रवाई हो। आप बालिग हो, आप पति-पत्नी की तरह देखिए, यहाँ बात अगर अनुपमा पाठक और अजीत की हो रही है, तो ये कहाँ से सही है कि एक सरकारी पद पे कार्यरत व्यक्ति अपनी बीवी को छोड़ के अनलीगल तरीके से और दूसरे की बीवी को लाके रख ले, नाजायज़ बच्चे को जन्म दे। वो बालिका आज 8 वर्ष की हो रही है, स्कूल में पिता का नाम दूसरा चल रहा, घर में कोई दूसरा पिता है, तो उस बच्ची के सेंस में क्या असर पड़ेगा? समाज में उसका क्या फ़र्क? और दूसरा, जिस बच्चों को अनुपमा पाठक ने छोड़ दिया है, वो बच्चे मान लीजिए माँ पे निबंध लिखना है विद्यालय में, चूँकि अनुपमा पाठक एक टीचर हैं, तो उनको पता होगा कि बच्चों के सेंस में माँ का क्या महत्व होता है। अगर बच्चों को किसी ने कह दिया माँ पे निबंध लिखना, तो वो माँ पे क्या लिखेंगे? जो उन्होंने देखा वही लिखेंगे ना। तो यहाँ तो माँ शब्द का ही इन्होंने अपमान किया है। एक टीचर के पद पे रहते हुए इन्होंने, कहते हैं ना, टीचर घर से, गार्जियन गुरु से भी बड़ा होता है, गार्जियन से भी बड़ा होता है। हम सब अपने बच्चों को, आजकल क्या होता है ना, प्लेग्राउंड टीचर पे इतना भरोसा करते हैं कि बस बच्चे छोटे छोटे छोड़ आते हैं। अब अगर सोचिए हमारे कहा टीचर, जाता है कि माँ बाप के बाद अगर कोई गुरु होता है तो वो टीचर ही होता है। जब टीचर ही इस तरह की हरकतें करे तो कैसे समाज सुधरेगा? बिल्कुल, हमारा समाज को सुधारने में बच्चों को शिक्षा, कहते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे गुरु शिक्षा देंगे तो शिक्षा सर्वोपरि कैसे होगी? जो खुद नाजायज़ रिश्ते में है, नाजायज़ बच्चे पालती हैं और खुद 2-2 3-3 बच्चों को बर्बाद कर चुकी हैं, वो किसी और बच्चे को अच्छा भविष्य कैसे दे सकती हैं? तो आप क्या चाहती हैं जो ये दोनों जो अनुपमा पाठक हैं और इनके जो आशिक हैं, ये जिम्मेदार ओहदे पे हैं, तो इन्हें उस पद पे बरकरार रखना चाहिए या शासन की ओर से इन्हें टर्मिनेट करना चाहिए? क्या आप चाहती हैं? देखिए, पहली बात तो अजीत सिंह जो कि एसआई हैं, सुनने में आया है कि वो खुद को सिंघम भी बताते हैं। अब ये तो वक़्त ही एसआई बताएगा। सिंघम। हाँ, वो एसआई सिंघम ही बताते हैं। इससे पहले वो हिनौता चौकी में थे, वहाँ भी काफ़ी बातें सामने आ रही हैं और थोड़ा जाँच चल रही है, कुछ हम लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो चीज़ें जो समाज में ये गंदगी फैला रहे हैं, एक सरकारी पद, कहते हैं मिशन शक्ति कौन चलाता है? सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन के ऊपर ज़िम्मेदारी। तो वो मिशन शक्ति चलाने वाले व्यक्ति एक सैनिक के घर की इज्जत पे हाथ डाले, ये प्रशासन का ही नहीं, किसी भी सरकारी पद पे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और लीगल भी गलत होए और हर प्रकार से, सामाजिक चाहे कानूनी, चाहे जिस प्रकार से देखो, ये मेरे लिए गलत ही है। एक नाजायज बच्चे को जन्म देना कहाँ से, किस सरकारी अधिकारी के लिए सही है? सरकार के द्वारा बेटियों की बचाव को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाए, तमाम प्रकार की मुहिम भी चलाई जा रही हैं। क्या उसका कहीं असर देखने को मिल रहा है या फिर हवा हवाई ही साबित हो रहा है अब तक? खैर, यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई मैटर है नहीं, ये तो दूसरा है, नहीं, लेकिन तमाम फिर प्रकार भी की बेटियों बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो शासन की ओर से स्कूलों में जाकर जागरूक किया जाता है। क्या उस जागरूकता की कहीं असर देखने को मिल रही है? ये अब बोलेंगे तो पूरा मैटर घूम जाएगा, लेकिन फिर भी बोल दें। पहले जो बच्चों जैसे आता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो पैसे बच्चों के अकाउंट, पहले बच्चों को ड्रेस वगैरह मिलता था, है ना, बुक मिलती थी, ड्रेस का मिलता था। अब स्कूल से वो पैसे डायरेक्ट अकाउंट में चले जाते हैं गार्जियन के, गार्जियन उसको खर्च कर देते हैं और बच्चों को ड्रेस का और यूनिफॉर्म का, बच्चों के कपड़ों का और शूज़ का, जूते वगैरह का अभाव रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ड्रेस ही ठीक था, पैसा देने से अच्छा सामान देना ही बेहतर था बच्चों को। और बाकी ये मैटर दूसरा हो जाएगा फिर। तो लोगों ने ये सुना इनकी इनकी पीड़ा को जो अब बयान नहीं कर पा रहे हैं ये देश की सेवा करते हुए। क्या हुआ? तो आप लोगों ने इनकी पीड़ा को देखा। आप लोगों को हम यह भी बताना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग द्वारा किसी भी मामले में महिला आयोग हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन पुरुष के द्वारा यह घटना घटित होती है तो उसका कोई अभी तक आयोग नहीं बना हुआ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो महिला आयोग बना है वो किस तरह से इस मुहिम पर काम कर रही है। देखिए भैया,
चूँकि मैं 2000 लगभग 2-3 साल से महिला शोषण के खिलाफ काम कर रही हूँ, तो मैं एकदम खुल के बताती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। महिला आयोग में भी कागज़ आता है, एप्लीकेशन जाती है और उसमें आख्या लग जाती है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लिस्ट ला के रख दूँगी, मेरे पास ऐसी बहुत सी पीड़िताएँ हैं। महिला आयोग की मैम आई, एप्लीकेशन दिया और रिपोर्ट लग गई, फला-फला करके आख्या लग गई और वो पीड़िताएँ आज भी दर-दर भटक रही हैं। यानी जो पीड़ित पक्ष के द्वारा एप्लीकेशन या तहरीर दी जाती है उसे कबाड़ में ही फेंक दिया जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आपके सामने जो अंजना मिश्रा बैठी हैं, इनकी हिस्ट्री कभी देखिएगा, उसके बाद पता करिएगा महिला आयोग का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ नहीं गया हो। हर इंसान दर्द झेल के आता है, तो विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैं नहीं देखती महिला आयोग कहीं मेरे लिए या किसी भी पीड़ित के लिए खड़ा हुआ हो। सिर्फ एप्लीकेशन जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें क्या सरकार को कुछ सख्ती बरतनी चाहिए इस आयोग के जिस प्रकार से इस आयोग की गठन किया है, तो इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे पुरुष आयोग हो, हमारे पुलिस प्रशासन को, महिला आयोग को ये देख के कार्य जरूर करना चाहिए कि कौन पीड़ित है, कौन कितना पीड़ित है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जरूरी नहीं कि हम महिला आयोग हैं तो अगर हमसे कोई पुरुष मदद मांगे तो हम उसकी मदद ना करें। महिला आयोग हो या पुरुष आयोग हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वास्तव में कोई पीड़ित है तो उसका निष्पक्षता से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अक्सर यही देखने को मिलता है कि जो महिलाएं की गलत भी हैं, फिर भी अगर वो रिपोर्ट अपनी दर्ज कराती हैं तो कहीं ना कहीं वो पुरुषों पर ही कार्रवाई की जाती है। लगभग 99% यह मामला अक्सर देखने को मिलता है। तो आप इस जो आयोग गठित हुई है उसे किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, जो आयोग गठित हुए क्या हैं, दोनों पक्ष को सुन के बाद कार्रवाई करनी चाहिए या एक पक्ष ही कार्रवाई करनी चाहिए? जी, मैं बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि हम आप चाहे महिला आयोग हो चाहे पुरुष आयोग हो, जब गलती होती है तो दोनों की होती है। सिर्फ एक पक्ष से अगर गलती होती है तो उस पे भी कार्रवाई होती है, अगर टोटली महिला गलत। लेकिन ये चीज़ें अलग है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ महिलाएं हैं वास्तव में जो कि महिला होने का गलत फायदा उठाती हैं। आप तो अगर देखिए तो आजकल क्या है ना, दो परिवार में झगड़ा हुआ, झगड़ा मारपीट का होता है और थाने पहुंचते पहुंचते वो छेड़खानी में बदल जाता है। तो ये गलत फायदा है, इसको एप्लीकेशन पढ़ने के और प्रशासनिक द्वारा सही जांच करके भी सुलझाया जा सकता है। इस पे और महिला आयोग का है, तो महिला आयोग बहुत ऊंची चीज़ है। गांव की गरीब महिलाएं पहुंच नहीं पाती, पहुंचती हैं तो न्याय नहीं पाती हैं। उस पर थोड़ा सा हमें फील्ड पे निकल के देखना चाहिए। हम घर में बैठ के अगर कहें कि हमारे पास है, हमारे जो दायित्व हैं, हमें जो जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है, उसके लिए हमें फील्ड में निकल के और लोगों की मदद करनी होगी, जागरूक करना होगा, तभी चाहे महिला हो या पुरुष, तभी ये शोषण और गलत जो केसेस हैं वो बंद होंगे। तो आप लोगों ने सुना कि दीदी किस तरह से बता रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खोखले ही साबित अक्सर देखने को मिल रही हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो लगभग 90% वो महिलाओं के पक्ष में आता है, और जबकि 1% ही माना जाए कि पुरुषों के पक्ष में आता है। जबकि चाहे जितना महिलाएं गलत हों लेकिन उनके पक्ष में अक्सर ये उनकी जो रिकवरी होती है वो उनके पक्ष में ही जाती है। हालांकि यह मामला पहला नहीं है। प्रयागराज में ज्योति मौर्या के बाद मेजा क्षेत्र के जरार गांव में देखने को मिला है, जहां एक पति अपने पत्नी को पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन वह पुलिस विभाग में आने के बाद अपने पति को छोड़ देता है। इसी तरह का प्रकरण ये प्रयागराज के ही सोराव तहसील में देखने को मिला, जहां एक डॉक्टर ने अपने पत्नी को पढ़ाकर नर्स बनाता है, उसके बाद उनकी पत्नी 2 बच्चों के होते हुए भी अपने पति को छोड़कर आशिक के साथ फरार हो जाती हैं। तो इस तरह के तमाम प्रकार की जो समाज में फैल रही गंदगियों को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सख्ती बरतनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।